अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने सोचा कि आज मैं इंटरनेशनल लॉ का पहला और बेसिक क्वेश्चन कवर कर लूँ ताकि उसके बाद जब आप बाकी के टॉपिक्स पढ़ें तो आपको उसमें क्लैरिटी मिले। जो सबसे पहला टॉपिक है इसका और पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर प्रिंसिपल sources of international law reference to the article 38 of the statute of the international court of justice। अच्छा, जब हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं, लॉ की बात करते हैं, तो अगर हम इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की बात कर लें तो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की भी कुछ सोर्सेज हैं। कौन सी सोर्सेज हैं? वो 4 बेसिक सोर्सेज हैं। सबसे पहला जो है कुरान, उसके बाद कुरान पाक के बाद सेकंड सोर्स है सुन्ना, तीसरा इजमा, चौथा क्यास। ये 4 बेसिक सोर्सेज ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस हैं, मुस्लिम लॉ है या इस्लामिक लॉ है जिसको आप कह लें। इसी तरीके से हर कानून जो लॉ होता है उसकी कुछ सोर्सेज होती हैं जहाँ से वो डिराइव किया जाता है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉ की तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल लॉ भी कहीं से कुछ ना कुछ उसकी सोर्सेज होंगी जहाँ से वो डिराइव किया गया होगा। तो आज हम देख लेते हैं इंटरनेशनल लॉ का जो उसकी जो सोर्सेज हैं उसमें ये कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या उसकी बेसिक सोर्सेज हैं। इंटरनेशनल लॉ जो है बेसिकली एक बॉडी ऑफ रूल्स है जो कि एक्सेप्ट की गई है लीगली रिकग्नाइज कंट्रीज से। अब आगे एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है रिकग्नाइज कंट्रीज का भी। तो यहाँ पे ये जिक्र हो रहा है कि इंटरनेशनल लॉ वो बॉडी है रूल्स की जो कि एक्सेप्ट की गई है लीगली रिकग्नाइज कंट्रीज़ की जानिब से, यानी कि लीगली रिकग्नाइज कंट्रीज़ ने जो है इस इंटरनेशनल लॉ को कवर किया, एक्सेप्ट किया है। और साथ ही साथ इसमें ये बताया गया है कि ये डीलिंग है रूल्स की, प्रिंसिपल्स की तमाम तर जो कंट्रीज़ हैं, जो लीगली रिकग्नाइज कंट्रीज़ हैं, उनकी एक दूसरे के साथ। इसका जो दूसरा नाम है इंटरनेशनल लॉ का वो पब्लिक लॉ भी है। इसको पब्लिक लॉ भी कहते हैं, इसको लॉ ऑफ नेशंस भी कहते हैं और इसको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी कहते हैं, इसको इंटरनेशनल लॉ भी कहते हैं। Under the Article 38 of the international law, there are multiple sources of international law such as custom, treaties, judicial decision, etc. जो आर्टिकल 38 है, जिस तरह किसी भी आइन के आर्टिकल्स होते हैं उनका मजमुआ जो है फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, इसी तरह इंटरनेशनल लॉ का भी जो आर्टिकल 38 है वो बात करता है वो बेसिकली सोर्सेज के बारे में। वो हमें बताता है कि इंटरनेशनल लॉ की सोर्सेज कहाँ से डिराइव की गई हैं, क्या हैं। तो कुछ सोर्सेज की जब बात आती है तो उसमें ये कस्टम्स, ट्रीटीज, जुडिशल डिसीजन, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये इनकी बेसिकली सोर्सेज हैं, मल्टीपल सोर्सेज हैं, उनका हिस्सा है। अब इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि ये एक बॉडी ऑफ रूल्स है जिसको एक्सेप्ट किया गया है लीगली रिकग्नाइज कंट्रीज और नेशंस की जानिब से। और क्यों एक्सेप्ट किया गया? ताकि उनके म्यूचुअल अफेयर्स में इससे आसानी पैदा हो सके। ज़ाहिर है जब ट्रेड होगा तो ट्रेड के लिए कोई ना कोई कानून की ज़रूरत तो होगी। तो ये जो जिस तरह इंटरनेशनली ट्रेड होता है, तमाम तर मुल्क रेगुलेट होते हैं, वो इंटरनेशनल लॉ के कवानीन के मुताबिक रेगुलेट होते हैं। अब सोर्सेज जैसे स्टार्ट में ही बता दिया कि सोर्सेज मल्टीपल हैं इसकी इंटरनेशनल ट्रीटीज़, कस्टम्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहली सोर्स के ऊपर आ जाते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के बारे में। जिस तरह बहुत सारी ट्रीटीज़ का पाकिस्तान भी हिस्सा है, ऑब्वियसली बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ सॉवरेन स्टेट, पाकिस्तान इज़ लीगली रिकग्नाइज स्टेट, तो पाकिस्तान बहुत सारी कन्वेंशंस का भी पार्ट है, डिक्लेरेशंस का भी पार्ट है। तो इसी तरह एक जो सबसे पहला सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रीटीज़। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में ये बताया गया है कि ये आर्टिकल 38 बताता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हैं वो मेजर सोर्स होती हैं इंटरनेशनल लॉ की। और ये क्यों होती है? क्योंकि ये दो और दो से ज़ायद जो कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान म्यूचुअल अफेयर्स के लिए ताकि वो ऑपरेट हो सके म्यूचुअली अफेयर्स पर, जो है उनका कॉन्टैक्ट हो सके, चाहे वो बायलैटरल टाई की बात हो, चाहे वो मल्टीलैटरल की बात हो, यानी कि या तो वो बाहमी ताल्लुकात की बात हो या फिर दो से ज़ायद कंट्रीज़ के म्यूचुअली कॉन्टैक्ट की एक दूसरे से बात हो। तो ये इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हैं इसमें हेल्पफुल होती हैं। और बहुत सारी ट्रीटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की जो है सिर्फ किसी एक मुल्क के साथ है, कुछ मल्टीपल मुल्कों के साथ भी है। और अब हम आ जाते हैं जिस तरह अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, भारत के साथ, इंडिया के साथ पाकिस्तान की इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको हम उर्दू में सिंध तास मुआहिदा कहते हैं, वो है पाकिस्तान के उनके साथ। वो वाटर के लिए है बेसिकली कि किस तरीके से वो जो रावी, सतलज, ब्यास, ये तमाम तर दरिया, कौन से दरिया किसके हिस्से में आएंगे और कौन से दरिया किसके हिस्से में है और कौन से दरिया कहाँ से बहता हुआ आएगा, स्टोरेज टैंक क्या है, तमाम तर चीज़ें इंडस वाटर ट्रीटी में क्लियर है। तो इसी तरह वो क्या है, किस तरह रेगुलेट हो रहा है, किस चीज़ के तहत रेगुलेट हो रहा है, वो एक इंटरनेशनल लॉ के तहत रेगुलेट हो रहा है। तो ये ट्रीटीज़ जो है सबसे मेजर और बेसिक सोर्स होती है। फिर दूसरी सोर्स होती है इंटरनेशनल कस्टम्स।
जिस तरह हम जानते हैं कि कस्टम बेसिकली रिवायत को बोलते हैं, तो इंटरनेशनल कस्टम्स का मतलब होता है कि कोई ऐसी रिवायत जो कि जो बैरूनी ममालिक की हो, यानी जो इंटरनेशनल कस्टम्स जो ऐसे कस्टम्स जो कि बहुत कदीमी कस्टम्स हो। ये नहीं कि हर दूसरा कस्टम जो है वो इंटरनेशनल लॉ जो है वो बन जाएगा। इसकी भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो आगे हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कस्टम किस तरीके से जो है इंटरनेशनल लॉ के इनेक्ट होने में मदद देता है। इंटरनेशनल कस्टम्स बेसिकली उसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं। मैंने जैसे बताया इंटरनेशनल लॉ के कौन कौन से एसेंशियल्स होते हैं। पहला एसेंशियल होता है कि वो इममेमोरियल और रीज़नेबल होना चाहिए। इममेमोरियल का मतलब है कदीम और रीज़नेबल यानी माकूल, और यूनिवर्सल होना चाहिए यानी ग्लोबल होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। उसकी सर्टनिटी जो है वो होनी चाहिए, यानी कि वो सर्टन हो और वो पीसफुल एन्जॉयमेंट के लिए हो। मतलब कि ऐसा ना हो कि उससे पीस डिस्टरप्ट हो सके। उसको पब्लिक लॉ जो है यानी कि इंटरनेशनल लॉ ऑलरेडी अपोज ना करता हो, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, वो कंसिस्टेंट हो यानी मुतवातिर हो। ऐसा ना हो कि कदीम था फिर उसके बाद ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद दोबारा से आ गया, परसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं रही उस कस्टम में। वो परसिस्टेंट होने की उसको ज़रूरत है, कंसिस्टेंट होने की। ये कुछ एसेंशियल्स हैं जो कि 6 एसेंशियल्स हैं। ये वैलिडेट करती हैं किसी भी इंटरनेशनल कस्टम को इंटरनेशनल लॉ इनेक्ट होने में। ठीक है, अब आ जाता है तीसरा, वो है इंटरनेशनल कन्वेंशन। जिस तरह पाकिस्तान भी बहुत सारे कन्वेंशंस का हिस्सा है। पाकिस्तान किन कन्वेंशंस का हिस्सा है? ऑब्वियसली मल्टीपल एस्पेक्ट से, मल्टीपल एरियाज में डिफरेंट कन्वेंशंस का हिस्सा है। कुछ कन्वेंशंस के मैं नाम आपको बता दी चलूँ, जिस तरह वियना कन्वेंशन है, जिनीवा कन्वेंशन है, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट कन्वेंशंस हैं। और कुछ 2 ममालिक के दरमियान है, कुछ 2 से ज़ायद ममालिक के दरमियान है। इंटरनेशनल कन्वेंशन भी जो है, जिस तरह ट्रीटीज़, कन्वेंशंस और ये डेक्लेरेशंस, इन सब में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जिस तरह ट्रीटीज़, मुआहिदा, कन्वेंशंस को कन्वेंशंस ही बोलेंगे, और जो डेक्लेरेशंस होती है ये इसकी थोड़ी आप जो है उर्दू इनकी देख लीजिएगा गूगल करके, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली भी हम जब भी इसको पढ़ते थे तो हम अंग्रेज़ी में ही पढ़ते थे। उर्दू में इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा कि क्या पर्टिकुलर वर्ड है, क्योंकि जो उर्दू में लिख रहे होते हैं, उर्दू में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो उनको तो एग्जैक्ट इसका वर्ड टू वर्ड उर्दू ही लिखना होगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हैं वो भी यही है। जिस तरह पहले ट्रीटी थी, फिर उसके बाद इंटरनेशनल कस्टम था, फिर उसके बाद अब इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी एक जो है एक अहम हिस्सा होते हैं इंटरनेशनल लॉ का। जुडिशल डिसीजंस, अब जिस तरह हम नॉर्मल जो हमारे नेशनल लॉ में जो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि जिनका वर्डिक्ट जो है डिफरेंट होता है, जिनका वर्डिक्ट जो है प्रेसिडेंट बनने के लायक होता है, तो वो प्रेसिडेंट बना दिया जाता है उस ओवरऑल जुडिशल डिसीजन को। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ में भी जुडिशल डिसीजंस जो हैं उनकी अहमियत होती है, और उनको जो है इनैक्टमेंट के लिए, इंटरनेशनल लॉ की इनैक्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर 5th पर आ जाए कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जो कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ होते हैं, बेसिकली कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ उनके बारे में भी आर्टिकल 38 इंटरनेशनल कोड ऑफ लॉ की बात करता है, और वो रेफ़र करता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के, जो कि तमाम तर सिविलाइज नेशंस जो हैं उनमें होते हों, प्रैक्टिस होते हों। और उसकी जो कॉमन प्रिंसिपल लॉ की जो कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको कंसिडर करता है इंटरनेशनल लॉ, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस से उसको इनैक्ट करता है, उसके बाद वो होती हैं, यानी कि सबका सुपरविजन होता है कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ का भी। फिर राइटिंग पब्लिसिस्ट क्या है? बेसिकली राइटिंग पब्लिसिस्ट इज़ लाइक फॉर इंस्टेंस, जिस तरह कोई ऐसे राइटर्स, ऐसे पब्लिसिस्ट, ऐसे जूरिस्ट्स जिनकी बातें जो है, मतलब जो हाईली क्वालिफाइड राइटर्स हों, हाईली क्वालिफाइड जूरिस्ट्स हों, जो कि किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हों, और उनकी राइटिंग्स जो हैं वो बहुत ऑथेंटिक हों, तो उनको भी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा बनाया गया है। ये कुछ चीज़ें थी जो सोर्सेज थी इंटरनेशनल लॉ की। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पर। इंटरनेशनल लॉ की क्लासिफिकेशन 2 हिस्सों में इसको बांटा गया, एक मटेरियल सोर्स में, एक फॉर्मल सोर्स में। मटेरियल सोर्स क्या होती है? मटेरियल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर सच sources which elaborate the origin and validity of the international law. Under discussion of this source, it is found that international law has been enacted by International Court of Justice from keeping in view the judicial decisions, international customs, international convention, as well as writings of publicists, etc. यानी एज एन मटेरियल सोर्स में इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया जिनका जिक्र हमने पहले कर लिया है।
अब आ जाते हैं फॉर्मल सोर्सेज में. Formal sources of international law are such sources which elaborate the origin and validity of the international law under decisions of this source. It is found that international law has no its own legislature as well as its validity according to its application. मटेरियल सोर्सेज में तो क्लियरली बता दिया कि जो सारी ऊपर हमने सोर्सेज पढ़ी थी वही इलेबोरेट कर दी थी इसमें कि ये तमाम तर जो है मटेरियल सोर्सेज जो हैं कैसे ओरिजिनेट होती हैं. फॉर्मल सोर्सेज में ये बताया गया है कि कोई पर्सनल लेजिस्लेचर्स नहीं है, यानी कि कोई पर्सनल कानून साज नहीं है इंटरनेशनल लॉ के कि ये मखसूस लेजिस्लेचर्स हैं और ये कानून साजी करते हैं. जिस तरह हम देखते हैं हमारे पार्लियामेंट में हमारे अपने जो है कानून साज है, राइट. इसी तरीके से हर स्टेट के अपने लेजिस्लेचर्स होंगे, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में कोई पर्सनल लेजिस्लेचर्स नहीं होते हैं. वो किन चीज़ों से जो अभी हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, ट्रीटीज़, कन्वेंशंस, फिर उसके बाद कॉमन लॉज, फिर दूसरा जुडिशल डिसीजंस, फिर इसके अलावा इंटरनेशनल कस्टम्स, इन तमाम तर चीज़ों को उठा के जो है कानून साजी की जाती है. यानी जो एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, जिसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, जिसमें कोई पब्लिक लॉ की वॉयलेशन नहीं होती, जिसमें कोई कुछ ऐसी कोई वॉयलेशन नहीं होती जिससे किसी ना किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो उनको इनैक्ट किया जाता है. और फिर जो सारी यूनिवर्सली जो बेसिकली रिकग्नाइज स्टेट्स हैं वो उसको मानती हैं, तो वो लॉ इस तरह इनैक्ट होता है. यानी फॉर्मल अपनी कोई पर्सनल सोर्स नहीं है इंटरनेशनल लॉ की. अब आ जाते हैं सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में. इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? इसके जो सब्जेक्ट्स हैं जिधर ये अप्लाई होती है 10 बेसिक सब्जेक्ट्स में अप्लाई होती है. किंग्स एंड रूल्स ऑफ वेरियस स्टेट्स. अब जाहिर है टिपिकल मोनार्कल सिस्टम तो अब कहीं पे भी इस ज़माने में नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिधर मोनार्कल एज वेल एज डेमोक्रेटिक सिस्टम का मिक्स है, और मेजॉरिटी स्टेट्स में सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है यानी जमहूरियत. और किंग्स एंड क्वींस के वेरियस स्टेट्स के ऊपर, डिप्लोमेट्स इन वेरियस स्टेट्स के ऊपर, यानी कि जो डिप्लोमेट्स जो होते हैं बेसिकली जिस तरह सिफारतकार जिसको उर्दू में बोलते हैं, सिफारतकार किस तरीके से ऑपरेट होंगे, एक मतलब किसी स्टेट में जाएंगे तो उनके क्या रूल्स होंगे, क्या रूल्स उनके ऊपर लागू होंगे, क्या नहीं होंगे, कहाँ उनकी एग्जेम्पशन होगी. डिप्लोमेट्स के वाले से भी एक पूरा टॉपिक है. माइनॉरिटीज़ किस तरह गवर्न होंगी किसी भी स्टेट में. इंडिजिनस पीपल यानी कि गैर मुल्की जो लोग हैं उनके लिए क्या होगा कानून. इंटरनेशनल स्टेट्स किस तरीके से आपस में रेगुलेट होंगी. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे रेगुलेट होंगी, कौन उनको मॉनिटर करेगा. इंटरनेशनल टेरिटरीज़ के बारे में क्या लॉ होगा. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या लॉ होगा. इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ क्या बोलेगा, और फिर नॉन स्टेट एंटाइटीज़ क्या बोलेंगी. ये 10 एस्पेक्ट सब्जेक्ट्स थे. इंटरनेशनल लॉ के आप डोमेन्स देख लेते हैं. डोमेन्स क्या क्या हैं इसके. डोमेन्स 7 डोमेन्स हैं बेसिकली. जो नंबर 1 डोमेन है इसका दैट इज़ इकोनॉमिक लॉ, सेकंड इज़ सिक्योरिटी लॉ, थर्ड इज़ क्रिमिनल लॉ, फोर्थ इज़ इन्वायरमेंटल लॉ, फिफ्थ इज़ डिप्लोमेटिक लॉ, सिक्स्थ इज़ इंटरनेशनल लॉ ऑफ वॉर, एंड सेवन्थ इज़ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ. यानी 7 डोमेन्स हैं. और ये जो ऊपर 10 सब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे, ये सारे 10 सब्जेक्ट्स जो है, सब्जेक्ट्स तो मल्टीपल ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन डोमेन्स यही है. यानी 7 डोमेन्स के अंदर ही सब्जेक्ट जो है लाई करेंगे, इन्हीं में से कहीं ना कहीं वो फिट इन करेगा इसी डोमेन में. ठीक है, 7 डोमेन्स हैं. इसके अलावा जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे वो हमने ऊपर देख लिया. तो ये बेसिकली हमारा जो है फर्स्ट बेसिक कवर हो गया टॉपिक इसके अंदर. बाकी के मैं टॉपिक्स कर लेती हूँ. ये इसलिए सुनना और पढ़ना लाजमी है क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि व्हाट्स द पॉइंट टू स्टडी इंटरनेशनल लॉ एंड व्हाई दिस इंटरनेशनल लॉ इज़ और बेसिकली व्हाट दिस इंटरनेशनल लॉ इज़ अबाउट. उसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं जो क्विक टॉपिक्स होंगे, ईजी होंगे, मैं आपको वो बता दूँगी ताकि आपके ईजीली जो है पेपर्स में आसानी से अटेम्प्ट हो जाए क्वेश्चंस.